सेल ऑफ करना। हाँ सेल, हाँ सेल करना, ठीक है। नॉन करंट एसेट को अगर आप सेल करोगी तो वो डिस्पोजल कहलाएगा। ये चीज क्लियर है। जी। अब जब आप डिस्पोज करोगी ना कोई एसेट, तो उसकी एंट्रीज होंगी, मतलब कि उसमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुई होंगी, और जब ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पे डबल एंट्री बनती है। क्लियर है। जी। तो अब आपको ये समझना है कि अब कितनी ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है। तो ये चीज है ना देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक नॉन करंट एसेट आपने सेल किया, तो आपने ना उसकी कॉस्ट पहले से रिकॉर्ड की हुई होगी। जी। तो आप है ना उसकी कॉस्ट को क्या करोगी, राइट ऑफ करोगी। राइट ऑफ का मतलब निकाल दोगी, क्योंकि वो आपने एसेट बेच दी है। जब आपने एसेट बेच दी है तो आप उसकी जो कॉस्ट है उसको भी निकाल दोगी। तो एंट्री की बनेगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। अभी तक आपको क्या समझना है, सिर्फ ये समझना है कि नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। नॉन सही। करंट एसेट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि उसको सेल करना है। सेल कर रहे हैं और हमारा एसेट कम हो रहा है, तो वो एसेट कहाँ पे आ गया, क्रेडिट पे आ गया। अच्छा देन फिर क्या है, टू राइट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। वो मैं समझाऊंगा, अभी एक अकाउंट बनवाऊंगा ना, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। सही है। टू राइट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन, जब एक एसेट है ही नहीं, जब एक एसेट को आप सेल कर दे हो, ठीक है, तो उसके जितने भी रिलेटेड डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, जी। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको तो निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेल करना है। क्योंकि वो आप एसेट सेल करो, जब एक एसेट है ही नहीं तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों रखें, उससे रिलेटेड क्यों हम चीजें रखें उसकी, ठीक है, जो भी हमने रिकॉर्ड की। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ करते हैं। तो अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो आप कह लो नेचर है ना, वो क्या है, क्रेडिट नेचर है। क्यों क्रेडिट या डेबिट। क्रेडिट, अच्छा, नेचर का मतलब पता है, जब कोई हेड इंक्रीज हो रहा होता है तो वो नेचर होती है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो एसिड की नेचर क्या है, डेबिट। सही है। डेबिट। अच्छा, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट। डेबिट, ठीक है। उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब क्या होता है, हम। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है कि जो चीज एसेट को कम कर रही है, ठीक है। कॉन्ट्रा मतलब एसेट का अपोजिट। सही है। सही। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो कहाँ पे आना चाहिए, क्रेडिट पे। कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। तो अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्योंकि हम उसको अपनी बुक से निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है, जी। राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इस वजह से वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ आ रहा है, डेबिट पे आ रहा है, सही है। ठीक है। और अपोजिट एंट्री उसकी डिस्पोजल अकाउंट की बनेगी। डिस्पोजल एंट्रीज में हर अपोजिट एंट्री किसकी बनेगी, डिस्पोजल अकाउंट की बनेगी, ठीक है। सही क्योंकि है। डिस्पोजल अकाउंट एक बनेगा, उसके अंदर है ना ये सारी एंट्रीज पुट होती है, ठीक है। क्लियर है। जी। अच्छा फिर टू रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ कैश और चेक। अच्छा, जब आपने एक नॉन करंट एसेट सेल किया तो उसके अगेंस्ट में आपने उनसे कुछ रिसीव किया होगा, उनको पेमेंट रिसीव की होगी, ठीक है। तो वो बेसिकली जो पेमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपका इनफ्लो कहलाएगी, कैश इनफ्लो या बैंक इनफ्लो, ठीक है। तो वो कहलाएगी। तो इस वजह से कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब कैश इंक्रीज होता है कहाँ पे आता है, डेबिट पे डेबिट। आता है, ठीक है। अच्छा फिर फिर है ना, अच्छा, अब आपने जो नॉन करंट एसेट सेल किया है तो हो सकता है उस पे आपको किस तरह पता प्रॉफिट है लॉस है, आपको निकालना पड़ेगा। जब आपने निकाल लिया एक प्रॉफिट और लॉस, अभी मैं बस समझाऊंगा किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो आपने जब एक चीज निकाल ली कि गेन है या लॉस है, तो अब देन आप क्या करोगे, अब आप है ना इधर एंट्री देखोगे। अच्छा, मैंने आपको ये समझाया था गेन ऑन डिस्पोजल क्या है, एक इनकम है। क्या है, इनकम। इनकम है। कौन सी इनकम है, अदर इनकम, ठीक है। जो भी सही। बिजनेस के जो भी बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी के अलावा कोई भी इनकम होगी, वो कौन सी इनकम कहलाएगी, अदर इनकम कहलाएगी, ठीक है। सही है। जैसे अगर मेरा बिजनेस है लैपटॉप सेल करने का, और मैं अगर अपने ही बिजनेस के पैसों को कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, वहां से मुझे पैसे आते हैं, तो वो मेरी अदर इनकम कहलाएगी। क्लियर। सही है। तो अब जब इनकम क्या होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है डेबिट। ना।
क्रेडिट, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, इनकम डेबिट नहीं होती, इनकम इटसेल्फ एक अलग हेड है, समझ आई बात। जी। इनकम एक अलग हेड है, ठीक है। इनकम बढ़ती है तो हमारा एक एसेट बढ़ता है, मतलब कैश या बैंक बढ़ता है, समझ आई बात। तो इनकम सही है। क्रेडिट होती है और कैश या बैंक डेबिट होता है, ऐसा ही जी। है ना। इनकम किस फॉर्म में आ रही है, वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो एसेट होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज क्लियर है, इनकम जब भी बढ़ती है कहाँ पे आती है, क्रेडिट पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना इनकम क्रेडिट, आप समझ लो इनकम स्टेटमेंट, गेन ऑन डिस्पोजल, अदर इनकम क्रेडिट, ठीक है, सही है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। इसी तरह लॉस में क्या होगा, लॉस एक्सपेंस, ये जितना भी नुकसान वाली चीज है ना वो कहाँ पे आती है, डेबिट पे, कहाँ आती है, डेबिट डेबिट पे, पे। ठीक है। और उसकी अपोजिट क्या बन जाएगी, डिस्पोजल। डिस्पोजल। हाँ। अब लॉस ऑन डिस्पोजल क्या है हमारा, ये एक्सपेंस में जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सपेंस है हमारा बिजनेस, क्लियर। एक्सपेंस। क्लियर। जी। अब है ना हमारे पास कुछ टी अकाउंट्स बनेंगे, एसेट्स कॉस्ट, नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, कॉस्ट, नॉन करेंट एसेट कॉस्ट अकाउंट। नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट अकाउंट का मतलब क्या है, इसमें नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, सारी कॉस्ट आएंगी, ठीक है। चाहे हमने खरीदा हो उसकी कॉस्ट आएगी, चाहे हमने सेल किया हो उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ही कॉस्ट। सबसे पहले ना इसका बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। जी। अब इसका ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या आता है, डेबिट पे। डेबिट पे आता है, बैलेंस बीडी डेबिट पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप कोई नॉन करंट एसेट परचेज करोगे तो आपका नॉन करंट एसेट इंक्रीज होगा, तो वो कहाँ जी। आएगा, यहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। एडिशनल नॉन करंट एसेट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगर आप एक 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 एग्जांपल में, एक में आपको एक क्वेश्चन है, अगर इन, ये मैं किस पे खरीदूंगा, कैश या बैंक पे या क्रेडिट पे, ठीक है। तो मोस्टली है ना आपको कुछ टॉपिक्स में है ना ऐसा दिखेगा कि है ना वो आपको कैश एंड बैंक के अंदर दे देगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में ना आपको ये एडिशनल नॉन करंट एसेट परचेज दे देगा, तो वहां से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो कॉस्ट पे आएगी, जब आप एक नॉन करंट एसेट परचेज करोगी तो वो कॉस्ट पे ही होगा, ठीक है, जी। वो कॉस्ट पे ही होगा, उसकी कोई और वैल्यू नहीं होगी उस वक्त। अच्छा, अब आपने एक नॉन करंट एसेट को सेल कर दिया, ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद और क्या आ सकता है इसमें, एक तो आपने परचेज कर लिया, एक आपने डिस्पोज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको बैलेंस कर लेंगे, इसका आ जाएगा बैलेंस सीडी यहाँ पे, और बैलेंस सीडी में आ गया, फिर जी। ये नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट बन गया, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा।
ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है ना दूसरा नाम भी आपको काफी दिखेगा वो पुराने पास पेपर्स में, वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, जी। लेकिन हम अभी हमें कौन सा यूज करना है वैसे, एक्यूमुलेटेड। Accumulated depreciation. ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी बैलेंस बीडी का आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है। ठीक है, ये एसेट को कम करता है इसलिए ये कहाँ पे आता है, Credit side. क्रेडिट साइड पे आता है, बैलेंस बीडी इसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, देन अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी वजह से इंक्रीज होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा हो, ओके, इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, देन नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो उससे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, या हम पहले इनकम स्टेटमेंट, मतलब ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस मतलब जो पुराना डेप्रिसिएशन था टोटल, अब इसमें हम नया ऐड कर देंगे करंट ईयर का, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे डिस्पोजल का, डेबिट साइड पे लिख देंगे डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सही है। देन इसको बैलेंस कर लेंगे। इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन गया। ठीक है, अब एक होता है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में है ना, अब ये जो हम ऊपर लिख रहे थे ना, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो वो ये वाले अकाउंट है। ठीक है, तो अब हम है ना उसको यहाँ पुट कर देंगे, जितनी भी एंट्रीज है ना वो यहाँ पे आ जाएंगी क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज थी। हम क्या करेंगे, अब ये बात याद रखना, कॉस्ट कहाँ पे आएगी, नॉन करेंट Debit. की कॉस्ट कहाँ आएगी, डेबिट पे। तो आप ऊपर अगर देखोगे ना, तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, Debit हो रहा है। डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डेबिट हुआ कॉस्ट। समझ आई बात। जी। अच्छा, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, क्यों, अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, Credit. क्रेडिट। तो यहाँ पे भी डिस्पोजल अकाउंट इन, अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए देखो तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। Credit. तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, देन बैंक कैश, या आप इसको है ना डिस्पोजल प्रोसीड्स भी कहते हैं। डिस्पोजल प्रोसीड्स का मतलब क्या है, कि आपने एक एसेट नॉन करेंट एसेट सेल किया, अब आपको उसके एक्सचेंज में पैसे मिले, तो वो डिस्पोजल प्रोसीड्स कहलाता है। ठीक है, या बैंक कैश। ठीक है, या आपके पास लिखा होगा रिसीट। अब क्या होगा, अच्छा अगर आप इसको भी देखोगे तो बैंक डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे देखो कैश बैंक डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ऐसा ही हो रहा है। तो हमने वहां पे क्या किया, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट किया। अब
अगर गेन हो रहा है ना तो कहाँ पे आ रहा है डिस्पोजल अकाउंट? गेन के केस में डिस्पोजल अकाउंट कहाँ आ रहा है? डेबिट पे। डेबिट पे आ रहा है। लॉस के केस में डिस्पोजल अकाउंट कहाँ आ रहा है? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब है ना, मैं आपको इसको बिल्कुल उससे समझाता हूँ, प्रैक्टिकल वे से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को समझ लो कि यानी ये आपका क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये है आपका बेनिफिट। कैसे बेनिफिट हुआ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड होता है? क्योंकि आपने उसको यूज किया होता है, ऐसा ही है, उससे बेनिफिट लिया होता है, जी। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो ये समझ लो ये बेनिफिट आपने उसको यूज करके बेनिफिट लिया है, देन ये आपने रिसीव कर लिया। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो मेरा गेन हुआ या मेरा लॉस हुआ? फिर से रिपीट कर दें। मैं समझाता हूँ। देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? कि टोटल डेप्रिसिएशन। जी। डेप्रिसिएशन मैं क्यों करूंगा? क्योंकि एसेट यूज हुआ होगा। एसिड यूज हुआ होगा। यूज करना आपका बेनिफिट है या नहीं? है। है, बेनिफिट है। ठीक है, और फिर आपको जब आपने नॉन करंट एसेट सेल किया तो आपको रिसीव हुए पैसे, तो वो भी आपका बेनिफिट है या नहीं? जी। है। और ये कॉस्ट क्या है जो कि आपने बेयर की थी उस नॉन करंट एसेट को लेने की के जी। लिए? सही है। अगर मैं कहता हूं कि एक चीज आपने 1 लाख की खरीदी थी, 1 लाख की कॉस्ट थी, लेकिन आपने उसको यूज कर लिया और उससे पैसे भी रिसीव कर लिए, वो जितने, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 150,000 में। तो मैं पूछता हूँ कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपने खरीदा इतने का था, आपको है ना, आपने यूज किया कुछ और कुछ आपने पैसे रिसीव कर लिए इसको बेच के, तो गेन हुआ। गेन हुआ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि है ना, ये वाली साइड मेरी बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी, तो गेन मेरा कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आएगा। इस तरह समझो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी। इसको लिख देना इनकम स्टेटमेंट। डिस्पोजल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा, मैं लॉस ऑन डिस्पोजल के लिए अलग अकाउंट बनाऊं या इसी में समझा दूं? इसी पे समझा दें। एक अकाउंट हो जाएगा तो याद करना इजी होगा। अब अगर ये गेन नहीं आता तो लॉस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जी। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर है ना, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी नहीं होता। ठीक है, नो सही है। बैलेंस सीडी नो बैलेंस बीडी, इसमें कोई बैलेंस बीडी नहीं होता, ना बैलेंस बीडी होता, सीडी होता। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती, इसका अकाउंट बनता है और क्लोज हो जाता है। ठीक है, और इसका जो भी लॉस आता है या गेन आता है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? जी। ये इसके अकाउंट है। ठीक है, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सही है, क्लियर? सही। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू निकाल के बताओ, बता सकती है? क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ, ये मैं आपको वैल्यूज दे देता हूँ 1 लाख। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ इसकी 50,000। तो क्या आप मुझे नेटबुक वैल्यू निकाल के बता सकती हो क्लोजिंग? अब हम्म। 100,000 को 50,000 से माइनस करेंगे तो हाँ, लेकिन क्यों? रीजन? क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया था कि हम नेटबुक वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट कॉस्ट माइनस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं आपसे क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू मांगू, तो आप क्लोजिंग नॉन करंट एसेट को माइनस करोगी क्लोजिंग नेटबुक क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। क्लियर?
जी। इतनी समझ आई? ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? Sarah runs a wholesale business and extract from her statement of financial position balance sheet at 31st December 2009। इसने आपको है ना 31st December 2009 की है ना बैलेंस शीट दी, ईयर एंडेड की मतलब। और उसमें आपको दिया हुआ है मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है। फिर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st December 2010 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस took place, ठीक है। A motor vehicle purchased on 1 January 2006 for 9,200 was sold on 30 June 2010 for 500। अच्छा, तो उसने आपको बताया है कि है ना मोटर व्हीकल एक परचेज की गई थी कब? 1 जनवरी 2006 में फॉर 9,200, मतलब ये इस एसेट की क्या हो गई? कॉस्ट हो गई, जिस जी। पे खरीदेंगे वो कॉस्ट होगी। अच्छा, वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2010। 10। तो 30 जून 2010 को सेल इंस्टॉल किया हमने, कितने की? 500, 500। ठीक है। अब ये चीज है, देन हमारे पास क्या है? फिर दिया हुआ है अब मोटर व्हीकल वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 15,000। अच्छा, एक मोटर व्हीकल परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2010 को, कितने की? 15,000 की। 15। अच्छा, अब आपको है ना यहाँ पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होगा किस पे? 20% पर एनम पे, कॉस्ट पे, with the rate being applied for each part of the year, no allowance is made for any residual value। अच्छा भाई, तो उसने आपको बता दिया कि ये ना ईच पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? ईच मंथ ऑफ द ईयर मतलब क्या ना, एक ईयर में आप जितने भी मंथ है ना उस पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है। जी। देन ऑल मोटर व्हीकल्स हैड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 6 मंथ यूज हुई है, ठीक है, एक व्हीकल, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की होगी, ठीक है। अच्छा, all parts, all motor vehicles held at the held by the company at 31st December 2009 2010 had been purchased within previous 5 years। अच्छा, जो भी मोटर व्हीकल जो 31st December 2010 पे है ना, वो प्रीवियस 5 ईयर पे खरीदी गई, ठीक है, उसी में खरीदी गई। ऑल ट्रांजेक्शन आर बाय
चेक, हर ट्रांजेक्शन जो है ना वो चेक पे हुई है, ठीक है। तो मतलब जितना भी रिसीव हुआ है वो चेक पे हुआ है। अगर हमने कोई सेल की है, कोई नॉन करंट एसेट सेल कर दिया है, या हम कहते हैं कि नॉन करंट एसेट परचेज किया है, तो वो किस पे किया है? चेक पे किया। अब सबसे पहले उसने बोल दिया प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। इसका मतलब बोलिए भाई कि लेजर बनाना है। लेजर का मतलब टी अकाउंट, जो हमने अभी टी अकाउंट नहीं बनाया, जी जी ये बनाना है, सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ना, डिस्पोजल, जब भी आपके पास कोई डिस्पोजल की एंट्री आ जाए ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसमें गेन होगा या लॉस होगा। उसमें है ना, आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है, जो मैंने अभी डिस्पोजल अकाउंट बनवाया ना, डिस्पोजल अकाउंट बना लेना है, अगर आपको गेन या लॉस पता करना है। डिस्पोजल अकाउंट में है ना, आपको उसकी कॉस्ट लिखनी है, फिर उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है, देन आपको जितना रिसीव किया वो लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेन या लॉस आ जाएगा। असल जो गेम होती है ना, वो ये निकालने की होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझ आई बात? जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह निकालते हैं, आपको डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी एक एक करके, सही है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक एसेट है 1 लाख का, ठीक है, जी सही है, और वो मैंने खरीदा था 2 ईयर्स बैक, मतलब मैंने पिछले 2 साल पहले लिया था, ठीक है। तो अब जब मैंने 2 साल पहले लिया था ना, उस पर 10% चार्ज हो रहा है ईच है। तो मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 1 लाख इंटू 10%, तो मेरे पास 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना होगा, जी 10,000। अब मुझे 2 साल का चाहिए ना, अगर 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2 साल की। जी तो मैं क्या करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, या एक और 1 लाख इंटू 10%, तो मेरे पास 10,000 आ जाएगा। देन मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी ये होगा। थाउजेंड क्लियर है? जी अच्छा, तो इसी तरह फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां लिख दूंगा, और फिर हमें इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि गेन है लॉस, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसकी इनकम। सबसे पहले हमें बनानी है कॉस्ट अकाउंट बनाना है हमें मोटर व्हीकल का, ठीक है। मोटर व्हीकल की, तो जब ये मोटर व्हीकल अकाउंट खाली लिखा है, इसका मतलब ये कॉस्ट अकाउंट है, ठीक है। सही है अब हमें क्या करना है, अब है ना, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख देना है, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा देखो, यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन में जो सबसे मुश्किल चीज, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ना, वो होती है डेट्स। डेट्स को जी समझना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो डेट्स अगर समझ ली ना, तो इसका मतलब है कि ये इजीली हो जाएगा। डेट्स किस तरह के, देखो, अब आपके ना ओपनिंग क्लोजिंग समझनी है कि ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। उसने ना आपको पहले तो ये दे दी कि है ना, एट 31 दिसंबर 2009। फिर आपने उसने आपसे रिक्वायरमेंट में कब की मांगी है, 31 दिसंबर 2010। जो भी अकाउंट्स वगैरह वो आपसे रिक्वायरमेंट में लिखेंगे ना, वो क्लोजिंग के होंगे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, वो क्या है, 31 क्लोजिंग दिसंबर तो मतलब ये क्या है, इसकी क्लोजिंग है, सही है। ये क्या है, इसकी जी क्लोजिंग है। क्लोजिंग अच्छा, तो अब आपको है ना आइडेंटिफाई करना है कि इसकी ओपनिंग क्या होगी। ओपनिंग याद रखना, जब ये ईयर की बात करें ना, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग है ना उसके 12 मंथ्स पहले होगी, ऐसा ही है। जी तो आप अगर 31 दिसंबर 2010 का ओपनिंग देखोगी तो क्या होगा, 1 जनवरी 2010, ऐसा ही है ना। हाँ जी जी तो अगर ये आप इसमें आपको कब का दिया है, 31 दिसंबर 2009। अच्छा, आपको पता है कि जब क्लोजिंग होती है तो वो अगले साल की ओपनिंग होती है। जी तो ये इसकी ओपनिंग क्या होगी, 1 जनवरी 2010। तो मतलब ये हमारी जो डाटा इसने दिया है, ये ओपनिंग का डाटा हो गया। जी
ये हमारा ओपनिंग हो गया। तो अब मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दी हुई है आपको, तो मतलब ये ओपनिंग दी हुई है। ओपनिंग मतलब बैलेंस बीडी। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना होगा हमारा, 371,000। क्लियर। जी। इसकी डेट क्या हो जाएगी, 1 जनवरी 2010। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब है ना, हमने कोई नॉन करंट एसेट सेल, हमने मोटर व्हीकल सेल की है। um, एक तो हमने जी। परचेज की है। अच्छा नहीं, हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, परचेज ऑन 1 जनवरी 2006 फॉर 9,200 वॉज सोल्ड ऑन 30 जून टू हाँ, थाउजेंड ओके। टेन फॉर 500। अच्छा अब है ना, यहाँ पे हमने नॉन करंट, हमने मोटर व्हीकल सेल की है, सोल्ड की है कितने की, 500। तो 500 की सेल की है। लेकिन वो कितने की कॉस्ट थी उसकी, 9,200। 9,200। तो ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैसे मोटर व्हीकल का अकाउंट बोले तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट उसमें अकाउंट। कॉस्ट आएगी। कॉस्ट क्या है इसकी, 500 या 9,200। 9,200। 9,200, तो यहाँ पे 9,200 आएगी। तो ये डिस्पोजल हम लिख देंगे, डिस्पोजल अकाउंट। और यहाँ पे हम लिख देंगे 9,200। इज दैट क्लियर। यस। अच्छा देन हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट, हमने मोटर व्हीकल कोई नया खरीदा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब मोटर व्हीकल वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 15,000। तो हमने 15,000 का हमने मोटर व्हीकल खरीदा है, तो 15,000 क्या है, हमारी कॉस्ट जी। है ना। 15,000 हमारी कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 15,000। और हम यहाँ लिख देंगे एसेट परचेज, ठीक है, मतलब कि बैंक लिख देंगे, वैसे बैंक या कैश, या उसमें चेक पे बोला है ना, चेक पे सारी ट्रांजेक्शन की, तो हम यहाँ पे बैंक लिखेंगे। ठीक है, या आप इसको फिर लिखो एडिशन, एडिशनल मोटर व्हीकल सर्विस। ठीक है। अच्छा डेट्स डालो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और डेट्स डालनी होती है। ये 1 अप्रैल 2010 पे आपने परचेज किया है, 1 अप्रैल 2010। ठीक है। और ये आपने कब डिस्पोज किया है, कब डिस्पोज किया है, 30 जून 2010। तो हम यहाँ लिख देंगे 30 जून 2010। क्लियर। तो अब फिर हम यस। क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे इसको एट दी एंड। बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट साइड। डेबिट। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 3386, 386 और 30। अच्छा 386। ठीक है। अच्छा अब आप 386,000 को माइनस करो 9,200 से। 376,800। 376 800। 800, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस CD। सीडी हो गया। ठीक है। अब यही बैलेंस सीडी यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो गया। ठीक है, 376। ठीक है, क्लियर है ये? यस। उसके बाद अब आपके पास है ना, आपको क्या बनाना था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, इसका बैलेंस बीडी कितना होगा? मोटर व्हीकल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी क्या होगा? 130,000. 130,000। ये 130,000 आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपने कोई डेप्रिसिएशन आपने कोई नॉन करंट एसेट सेल किया है? यस किया है। उसका कोई डिस्पोजल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा? यस आएगा। लेकिन अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब है ना, ये असल चीज है। ठीक है, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या इस पे देखना है? आपको देखना है कि कौन सा रेट यूज हो रहा है, क्या एक कौन सा मेथड यूज हो रहा है और कौन सा रेट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है। जी. अच्छा, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट कॉस्ट पे 20% लगा देना है। अच्छा, अब है ना, हमें ये देखना है कि भाई कि जो हमने खरीदा है वो कब खरीदा था? 1 जनवरी 2006 को, ऐसा ही है। जी. जो हमने नॉन करेंट एसेट सेल किया है वो हमने कब खरीदा था? 1 जनवरी 2006 को। अच्छा, और सेल कब किया है? 30 जून टू 30th थाउजेंड June. टेन को। अच्छा, अब है ना, हमें देखना पड़ेगा यहाँ से लेके हमें जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी ना, 1 जनवरी 2006 से लेके 30 जून 2010 तक की करनी होगी। ठीक है, जी. अब हमें देखना है कि कॉस्ट कितनी थी। 9,200. कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब तो ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब है ना, सबसे पहले आपको देखना है कॉस्ट कितनी है। 9,200 कब खरीदा था? 1 जनवरी 2006 को, ऐसा ही है। जी. 1 जनवरी 2006 से हमें कब तक निकालना है? 30 जून 2010। 10 तक. तो इसके बीच में कितने ईयर्स आ रहे हैं अब हमें देखना है। देखो, एक तो हमारे पास हो गया 1 जनवरी 2000। सॉरी। अच्छा, तो 1 जनवरी 2006 से लेके 30 जून 2010, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्स। एक तो 2006 हो गया पूरा, 1 जनवरी 2006 से लेके 31 दिसंबर 2006 तक, तो हमारा 1 साल हो गया। ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10. बस 4 9। years. ठीक है, 9 तक हो गया। अब 9 तक जो क्लोजिंग हुआ ना वो कितने हो गए? 4 ईयर्स हो गए। जी. ठीक है, ये 4 ईयर्स ये हो गए। अच्छा, फिर कितने मंथ्स हैं? 4 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ठीक है, जून तक आप काउंट करो तो कितने मंथ्स बनेंगे? 6. 6 मंथ। ठीक है, सबसे पहले 9,200 इंटू 20% करो, कितना आएगा? 1,840. 1,840। अच्छा, 1,840 इंटू 4 करो। 7,360. 7,360। अच्छा, 7,360 आपका 4 ईयर्स का हो गया। ठीक है, जी. 7,360। ठीक है, देन 1,840 इंटू 6 कितना हो गया? 920। अच्छा,
अब आपको क्या करना है, अब है ना, ये समझ आ गया, ये 4 ईयर्स का हमने निकाला है, जी। ठीक है, 4 ईयर्स का आ गया। अब हमें है ना ये 6 मंथ्स का भी निकालना है। क्यों? ये था 1 जनवरी 2006 से लेके 2009 तक। 2009 तक, 31 दिसंबर 2009 तक, मतलब 4 ईयर्स का हमने निकाल लिया। अब 1 जनवरी 2010 से लेके 30 जून 2010 तक हमें निकालना है, तो मतलब वो 6 मंथ्स है। तो एक साल की कितनी है डेप्रिसिएशन? 1840 है, ऐसा ही है। जी। अच्छा, हमें 6 मंथ्स की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटू 6 डिवाइड बाई 12। ये तो समझ आता है ना, जी। 6 डिवाइड बाई 12 क्यों किया है? हाँ, जी। ओके, तो कितना आ रहा है? 920, 920 आ रहा है। जी। जी। हम इसको को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 8280। 8280 ना, 8280 क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, 8280। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, मोटर व्हीकल। क्लियर? कितना आएगा? 8280। क्लियर? यस। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे खरीदने वाला खाली नहीं देखते, हम देखते हैं रिमेनिंग कितना है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखना है, सही है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, अच्छा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन किस तरह निकालेंगे हम? सिंपल, उसने क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, कॉस्ट पे डायरेक्ट परसेंटेज लगानी है ना। तो क्या बोला है, जी। चार्ज ऑन 20% ऑन कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, क्या करना, क्लोजिंग बैलेंस लेना है, किसका? कॉस्ट क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट। किसका लेना है? नॉन करेंट एसेट का, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट का। और उस पर मल्टीप्लाई बाय कर देना है, क्या करना है, 20%, ठीक है। करो, कितना आ रहा है? लेकिन एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी, वो मैं समझाता हूँ। देखो, उसने ना आपको एक चीज बोली है, वो क्या बोले है, वो आपको बोला हुआ है, क्या ना, ट्रेड बीइंग अप्लाइड फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब है, इसमें है ना कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि हमने मिड ईयर में खरीदा है, ऐसा है। जी। एक एसेट, तो जो एसेट हमारे पुराने एसेट हैं, ठीक है, वो हमने पुराने एग्जिस्टिंग है, ठीक है। देन हमने ना एक नॉन करंट एसेट नया खरीदा है, वो कितने का खरीदा है? 15,000 का। कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2010। तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कब से लगेगी? 1 अप्रैल 2010 से लगेगी, क्योंकि जब से एसेट हम यूज करें तब से ही रिकॉर्ड होगा, तब से ही हम उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? फुल एयर जी। डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई क्या ना, हमारे पास पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पड़े हुए थे वो कितने थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्रीवियस एसेट, प्रीवियस लेस डिस्पोजल मोटर व्हीकल, ठीक है, जो एसेट हमने बेच दिया है उसको माइनस कर देंगे प्रीवियस से। तो हमारे पास एक आ जाएगी अमाउंट, उसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 371 हमारी पुरानी थी, पुराना बैलेंस था नॉन करंट एसेट का, मतलब मोटर व्हीकल का, है ना, जी। माइनस कौन सी हमने नॉन करंट एसेट कितने का बेचा, मोटर व्हीकल कितने की सेल की? 9,200 की। जी। 9,200 की कॉस्ट, कॉस्ट वाली भेजी थी ना हमने। 9,200 माइनस करो, कितना आ रहा है?
अच्छा इसको ना माइनस करो, कितना आ रहा है पहले बताओ। 361,800. 361 800. 800। तो हमें ना इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20% कर दो पहले, कितना आ जाएगा। कितना आ रहा है। एक सेकंड. 72360. 72360, ठीक है, ये आ गया। अच्छा फिर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन उस पर भी लगेगी, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मोटर व्हीकल, ठीक है। जो आपने न्यू मोटर व्हीकल परचेज की वो कितने की है, 15,000। 15,000 पे 20%, लेकिन वो हमारे पास कब आई है, 1 अप्रैल अप्रैल. 2010 से। तो 1 अप्रैल 2010 से कितने मंथ्स यूज हो गई, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कितने मंथ्स, 9 मंथ्स। तो इंटू 9/12 कर देंगे, ये क्लियर है। जी. कितना हो गया, 15,000 इंटू 20%, ठीक है। ये कितना हो गया, 2,250, सही है। अच्छा अब है ना, हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, तो हमने जो नॉन करंट एसेट सेल किया होगा उसकी भी तो डेप्रिसिएशन होगी करंट ईयर की, जितना यूज किया हमने, है ना। जी. तो मतलब हमने उसको हम निकाल देंगे बुक से, लेकिन वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो लिख दिया है ना हमने। लेकिन हमें एक्सपेंस तो था ना, हमारे जितना भी यूज किया एक्सपेंस तो था ना इस ईयर का, है ना। जी. इनकम स्टेटमेंट में तो जाना चाहिए ना वो, जी. करंट ईयर का। फिर हम बाकी वाले एंड एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पूरा रिटर्न ऑफ कर दें जिस तरह हमने ऊपर किया है, ठीक है। लेकिन हम जितना यूज किया है उतनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे उसकी, सही है। सही है. तो हम फिर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल डिस्पोज, और वो कितना है, कितने का हमने पहले सेल किया था, ओ सॉरी, 9,200 कॉस्ट थी, 20% क्या है डेप्रिसिएशन रेट, इनटू कितना यूज किया था, 30 जून तक यूज किया था, जी. मतलब 6/12, सही है. तो कितना आ जाएगा, 920, ठीक है। हमने प्रीवियस हमें कैलकुलेट किया था। तो अब हमारे पास, हम इसको अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन या हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन, कितना आएगा। 75,530. ठीक है। अच्छा तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ से 75 और 30, ठीक है, इसको वन कर, क्लियर। ये हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, हमारा बन गया। बस हमें क्या करना है, बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस में देखना है बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट वाली. क्रेडिट साइड बड़ी है। अच्छा ऐड करो, कितना आ रहा है, 205,530. 205, ठीक है। अच्छा अब बैलेंस कर लो, बड़ी साइड को छोटी साइड से माइनस कर दो, इसमें माइनस करो,
197250. 1972. सही है। जी ये क्या हो जाएगा, बैलेंस थ्री, बैलेंस थ्री यहाँ पे क्लियर। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो गया। अब हमें एट दी एंड क्या बनाना है, हमें बनाना है डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट में कोई बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी होता है? नहीं। नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, सबसे पहले कॉस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल। कॉस्ट कितनी है मोटर व्हीकल की जो हमने अच्छा, यहाँ पे वही एसेट आएगा जो कि हमने सेल किया है, ठीक है, जो कि हमने डिस्पोज किया है। तो 9200 आ जाएगा, की जी कॉस्ट आ जाएगी 9000। अच्छा, जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी? ये आराम से मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से मिलेगी। 8280। 8280, यस, ठीक है, 8280 आ गई। अब हमने कुछ रिसीव भी तो किया था इस एसेट को सेल किया जब, कितना रिसीव किया था? 500। 500 यहाँ लिख देंगे, 500 हमने रिसीव किया था बैंक, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने रिसीव किया, अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि गेन है या लॉस है, ठीक है। बैलेंस कर लो। 420 आ रहा है क्रेडिट साइड। 420। जी अच्छा नहीं, बड़ी साइड कौन सी है? 9200 ना। जी अच्छा, कौन सी साइड पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा जी है, क्रेडिट पे आ रहा है, कितना? जी 420। 420। तो ये क्या हुआ, गेन हुआ लॉस हुआ? लॉस। लॉस ऑन डिस्पोजल। यहाँ तक क्लियर है? जी एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना है? हम्म, अच्छा, प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट, हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, किसका? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट ऑफ फॉर नॉन करेंट एसेट्स एट 31 दिसंबर 2010, ठीक है, हमें ये बनाना है। तो वी किस तरह बनेगा?
सिंपल है बिल्कुल ये। सबसे पहले क्या आ जाएगा इससे? तीन कॉलम बनते हैं ना इसमें। सबसे पहले आपको बनता है कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो नॉन करंट सर आपके पास कौन सा है? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की, अच्छा ये हाँ बैलेंस शीट बनती है ना, वो क्लोजिंग पे बनती है। मतलब एसेट, मतलब बिल्कुल वो जो 31 दिसंबर 2010 की बनेगी, मतलब क्लोजिंग। ठीक है, तो हमें क्या जी डाटा लेना है? क्लोजिंग का लेना है। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट क्लोजिंग कितनी है? ये है जी 376,800। ठीक है, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी क्लोजिंग? कहाँ से मिलेगी? ये रही, कितनी है? 197,250। कितना आ जाएगा? 179550। ठीक है, आ गई। नेट बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें यही एक्सट्रैक्ट बनाना था बस। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। क्लियर है? जी उसके बाद कोई पार्ट है? हम्म, अच्छा, मैंने कहा एक्सप्लेन व्हाई बिजनेसेस प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन देयर नॉन करंट एसेट। बिजनेस क्यों प्रोवाइड करते हैं डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट पे? ताकि वो उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर सकें। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्प्रेड कॉस्ट ऑफ नॉन करंट। ये समझ आया पॉइंट या नहीं? ये पॉइंट समझ आया? नहीं। देखो, एक एसिड है, ठीक है, 1 लाख का। डेप्रिसिएशन का एक और रीजन क्या है रिकॉर्ड करने का? वो ये है कि एक अगर एसेट 1 लाख का है ना, सही है, और उसकी कॉस्ट 1 लाख है, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड एक साथ कर दें 1 लाख पे? मतलब कि एक्सपेंस हम उसको एक साथ रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि हमने एक चीज नहीं। खरीदी है ना, हमारे पैसे गए हैं। तो क्या हम उसको एक्सपेंस आउट एक साथ से कर दें? 1 लाख, 1 लाख एक साथ जी माइनस कर दें? नहीं, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट की जो वैल्यू है ना, वो बड़ी वैल्यू है। जब आप बड़ी वैल्यू को माइनस कर दोगे ना अपने प्रॉफिट से, तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, या आपका प्रॉफिट बहुत कम हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से आपकी जो बिजनेस की रिप्रेजेंटेशन है वो खराब हो जाएगी शेयर होल्डर्स के सामने। तो इसलिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है डेप्रिसिएशन का, एक अगर आप कह लो कि आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक बनाया है कि भाई डेप्रिसिएशन की जाए इस वजह से भी, ताकि उसकी जो कॉस्ट है ना, उसको ओवर द यूजफुल लाइफ स्प्रेड किया जाए। मतलब कि अगर मैं इस पे कहता हूँ कि हमें ना 20% लगा रहे हैं, ठीक है, ईच है, तो ये 20,000 इससे आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस पे रिकॉर्ड होता है ना। जी अब क्या हुआ? 20,000 यहाँ आया, फिर 20,000 यहाँ आया, 20,000 यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, तो ये क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा जी है ना? तो अब ये एक्सपेंस आउट हो जा रहा है। समझ आई बात?
जी ये चीज क्लियर। जी अच्छा फिर लिखो ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जैसे जैसे अच्छा अब ये 1 लाख जो हम कॉस्ट हमने रिकॉर्ड की, ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन की, तो अब डेप्रिसिएशन जब हमने एक नॉन करेंट एसेट की, सही है, तो हमने क्या उसकी इनकम इसके साथ साथ रिकॉर्ड की होगी ना, मतलब कि इनकम किस तरह कि एक मशीन है लेट से, वो मशीन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वो सोल्ड सेल होती है मार्केट में, तो जब वो मार्केट में सेल होती है तो फिर उससे पैसे आते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो क्या एक साथ आ जाएगा? हाँ जी एक नहीं, साथ ही होगा। क्यों? देखो ना, एक अगर मशीन है उसको मैं ओवर द यूजफुल लाइफ यूज करूंगा तो उसका क्या एक साथ बेनिफिट आ जाएगा, मतलब कि जितने यूनिट्स उसने हमेशा बनाने हैं वो क्या एक ही टाइम पे बना लेगी? नहीं। नहीं। तो क्या क्या होगा, वो ओवर द यूजफुल लाइफ बनाएगी, जब वो ओवर द यूजफुल लाइफ आएगी तो उसका बेनिफिट भी ओवर द यूजफुल लाइफ हमें मिलेगा, ऐसा ही है। तो जी इसीलिए जब उसका बेनिफिट हमें ओवर द यूजफुल लाइफ मिल रहा है, ठीक है, तो हमें उसका एक्सपेंस भी ओवर द यूजफुल लाइफ है ना, हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, सही है, जी ताकि हमारी इनकम और एक्सपेंस करंट ईयर से मैच करे। क्लियर? जी सही है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक इसकी वजह से अब इसको आप एक्सप्लेन करोगे ना तो फिर ये हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है, सही है। क्लियर है यहाँ तक? जी अच्छा अब एक टेक्निक है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप उस वक्त वही क्वेश्चन वापस कर लेना, ठीक है, सही है। मतलब कि आप है ना वापस वही क्वेश्चन करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे ना वो रिवाइज हो जाएंगे, सही है। ठीक है, क्लियर है? जी आज यहाँ तक क्लास रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हम थोड़ा सही फास्ट है। लेके चलेंगे। क्लियर? जी चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।